Very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So starting with the analysis video for 7th of September, we see first topic is ASEAN. So ASEAN एक important pillar है इंडिया की Act East policy का. एंड आसियान जो बेसिक कंसेप्चुअल चीजें हैं, मेंबर नेशंस इंडिया मेंबर है कि नहीं ये आपको पता होना चाहिए. एंड आसियान समिट इस बार हो कहाँ पे रहा है. देन टॉकिंग अबाउट इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसमें भी डिफरेंट डायमेंशंस. एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे भी क्या कंपोनेंट्स है जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के, एंड बाकी कंट्री का क्या रोल है. सपोज बांग्लादेश एंड एक्ट ईस्ट में स्पेसिफिकली जापान एक मेजर इन्वेस्टर रहा है. तो ये सारी एरियाज आपको पता होने चाहिए. यू नीड टू नो अबाउट दी प्रोजेक्ट्स एज वेल, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एंड पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या है व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंटल एरिया. एडवांटेजेस क्या नॉर्थ ईस्ट एंजॉय करते हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग नेचुरल रिसोर्सेज रिच रीजन, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन. इसके अलावा स्ट्रैटेजिक लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. थर्डली बीसी की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दैट इज ऑल्सो we can say कि skilled and educated population exist. तो कहीं ना कहीं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी एक पोटेंशियल वहां पे एग्जिस्ट करता है ऑफ एक्सपेंशन एंड स्प्रेडिंग द नेटवर्क ओवर देयर. तो ये कुछ एरियाज हैं. एंड अभी 18th ईस्ट एशिया समिट जकार्ता में होने वाला है. सो प्राइम मिनिस्टर ही वुड बी अटेंडिंग दिस एज वेल. एंड अगेन जब हम बात करते हैं लिंकेज ऑफ साउथ एशिया विद साउथ ईस्ट एशिया, तो अगेन एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले उसमें करती है, एंड डेफिनेटली आसियान एज वेल. सो गुड गवर्नेंस, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस? अगर कोई आपसे पूछे सिंपल वर्ड्स में, सो यू नीड टू बी अगेन, दिस नीड्स टू बी ऑन योर टिप्स. So again इसके अलावा एक पूरी कंट्रोवर्सी हो चुकी है when we talk about the name that is being used. इंडिया की जगह भारत यूज किया in the official communication. and यहाँ पे देखते हैं इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है हमारे लिए वो समझना इम्पोर्टेंट है, rather than going into details of अभी मतलब किसका क्या कहना है. तो जब हम 58th अमेंडमेंट की बात करते हैं, अथॉरिटेटिव बैकग्राउंड ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन्स, इट इज बेस्ट टू टर्न टू द 58th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1987. सो इट्स स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो रीजंस हैं वो मेंशन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंग्लिश. तो हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी साइन किया गया बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1950 में अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था बाय द असेंबली. So 58th amendment जो है that empowered the president to have published under his authority this authoritative text in the Hindi language of the constitution, which could be used in the legal process as well. तो 58th अमेंडमेंट के थ्रू बेसिकली हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज हुआ, या बोल सकते हो दैट वाज उस टाइम पीरियड से उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इट बिकेम वैलिड इन लीगल सेंस. तो उसको लीगली भी यूज किया जा सकता है. सो दिस इज क्लियर. सो जो हिंदी टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया अगेन आफ्टर दिस अमेंडमेंट एक्ट, एंड this is authoritative. So English language version जो है constitution that is entitled Constitution of India, article 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें clearly mention है India, that is Bharat, shall be union of states. So primacy in this formulation is given to the word India क्योंकि हम English version की बात करते हैं. और अगर हम हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें इट इज टाइटल आर्टिकल 1 इज सेज भारत का संविधान. आर्टिकल 1 का कहना ये है भारत अर्थात इंडिया. तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे टू द वर्ड भारत.
So logic of formulation, it has led to the practice of using the word India in the English language and Bharat word Hindi language में. So ये practice prevail करती हुई आ रही है even in internal documents as well as international documents में भी, जो generally English में होते हैं. बट जब हम बात करते हैं गैजेट में जो पब्लिश किया जाता है दैट इज इन इंग्लिश एंड उसको बोलते हैं गैजेट ऑफ इंडिया, एंड हिंदी में उसको बोलते हैं भारत का राजपत्र. सो बेसिकली यहाँ पे हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, तो यूजिंग द टर्म भारत ऐसी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है जो इसको बनाया जा रहा है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रिस्क ऑफ एलिनेशन, सो इट्स नाउ क्लियर कि जो अगेन यहाँ पे हम पॉलिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं. सो टॉकिंग अबाउट जो इंडिया में माल न्यूट्रिशन का चैलेंज है, अगेन उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है हमारे पास. सो वन पॉसिबल वे जो यहाँ लिखा हुआ है ब्रेन तारा वे. सो लेट्स अंडरस्टैंड इसमें अगेन क्या आइडिया डिस्कस किया जा रहा है. तो हम ये बोलते हैं कि टॉपरसेट की सिंप्लिसिटी अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन है. एक्सपीरियंस हैज टॉट अस कि सिंपल थिंग्स जो हैं इट मे नॉट ऑलवेज बी इजी बट दे आर ऑफन द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस. तो इवन जनरली अगर आप इस चीज को समझोगे तो इवन इन योर आंसर्स आपको बिल्कुल सिंपल आइडियाज लेके आने हैं, सिंपली आंसर्स को लिखना है. एंड अगेन बोल सकते हो कि they can turn out to be one of the best answers as it is saying one of the effective answers. So in this slide जब हम बात करते हैं counseling of the people regarding eating habits and the feeding practices along with monitoring कि क्या progress हो रही है, it can turn out to be a game changer. तो एक ये possible solution हो गया. ओवर द इयर्स हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए हैं डिफरेंट एरियाज में. जब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो इंडिया इज अ फूड सिक्योर कंट्री, बट जब हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं वहां पे अगेन वी नीड टू वर्क अ लॉट. सो नाउ जब हम बात करते हैं मिड डे मील स्कीम्स की जो बच्चों को दी जाती है स्कूल में, पीपल दे रिसीव मंथली राशंस थ्रू दी एवर इम्प्रूविंग पीडीएस सिस्टम. रेडी टू ईट पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, हॉट मील्स आर अवेलेबल to mothers and children at the Anganwadi centers under the Prime Minister overarching scheme for the holistic nourishment अभियान, जो पोषण अभियान हम जिसको बोलते हैं. तो और भी बाकी सारी चीजें एड ऑन की गई हैं जैसे एग्स, बनाना, प्रोटीन पाउडर्स, पीनट चिक्की एंड जैगरी, ये भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं अंडर सेवरल स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स एज वेल. तो सपोज यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना. सो अगेन स्टेट लेवल पे भी स्टेट स्पेसिफिक भी कुछ यूनिक स्कीम्स फंक्शन कर रही है जब हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं. बट स्टिल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इट रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम. तो कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं एंड और हमें क्या करना चाहिए, दैट नीड्स टू बी थॉट अपॉन. सो जब हम बात करते हैं कि जन आंदोलन या फिर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, दिस हैज बीन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेसेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है पोषण अभियान का. सो इसमें हम बात करें चाहे बाइसिकल रैलीज या प्लांटेशन द पोषण वाटिकास, सेलिब्रेशन द पोषण माह मतलब पोषण मंथ, पोषण पखवाड़ाज एंड गोद भराइज. सो डिफरेंट स्टेट्स में भी सी की अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए डिफरेंट तरीके से. बट जो कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन काउंसलिंग का, वो अगेन प्रॉपरली हमने उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्मली नहीं किया है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. तो यहाँ पे अगेन we can go forward with this approach as well. So nutritional counseling, it is simple but powerful strategy है. बोलने में तो बहुत easy लगता है but when it comes to implementing this, working upon this, तो difficult task है. and again but जब हम बात करते हैं effectiveness की, तो एक ये powerful तरीका है of bringing change at the ground level. तो अगेन जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, दिस इज ऑलरेडी बीन वर्कड अपॉन इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. तो वहां पे वी आर सीइंग कि गुड रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं एंड इसीलिए इसको एक पावरफुल स्ट्रैटेजी भी बोला जा रहा है. तो जब हम बात करते हैं लेसन्स क्या हो सकते हैं हमारे लिए बेमतारा से, सो बेमतारा छत्तीसगढ़ में एक ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वी सॉ कि अगेन माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी. सो लोकेशन अगर हम बात करें बेमतारा की, तो फर्टाइल प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे. बट अगेन ये नक्सलाइट एक्टिविटीज से अनअफेक्टेड है ये रीजन.
एग्रीकल्चरली भी रिच है, उसके बाद भी वी आर सीइंग कि माल न्यूट्रिशनल जब स्टेटस आता है तो दैट इज वेरी पुअर. नंबर ऑफ सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन जो है, it was at a high of 3,300 in December 2022. And now these are the figures. They bear a striking resemblance to the situation in the tribal dominated नक्सल affected districts, जैसे कि बस्तर की आप बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक ही चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है. जब हम बात करते हैं फीडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, प्रॉब्लम एक्सेस की नहीं है, प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर नॉलेज की, कि क्या खाना चाहिए एंड कैसे उसको खाना भी चाहिए. So this is why nutrition counseling combined with the robust monitoring also it was chosen. And उसकी वजह से we have seen amazing results specifically in this particular बेमतारा district of छत्तीसगढ़. जिसको नाम दिया गया पोर्ट लाइका अभियान, which means healthy child mission. छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में इट इज अ न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है इन 72 ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव AWCs इन द बेमतारा सब डिविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. एंड अगेन टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द यूनिसेफ. ग्राउंड लेवल स्टाफ की अगर हम बात करें, दे हैव बीन रिक्रूटेड फ्रॉम हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स. उनको अच्छे से पहले ट्रेनिंग दी गई है कि वो अगेन न्यूट्रिशनल काउंसलिंग के ऊपर कैसे वर्क करेंगे रीजन में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एवरी फ्राइडे एक प्रोसेस फॉलो किया गया जिसमें पेरेंट्स ऑफ द टारगेटेड SAM एंड मीडियम अक्यूट माल न्यूरिश चिल्ड्रन दे आर समन्ड एंड काउंसिल. तो पेरेंट्स को हर फ्राइडे को काउंसलिंग दी गई है. दे वर टॉट सिंपल छत्तीसगढ़ी, अगेन उनकी नेटिव लोकल लैंग्वेज में उनको एजुकेशन दी गई कि इम्पोर्टेंस क्या है या कॉन्स्टिट्यूट्स एंड एलिमेंट्स क्या है तिरंगा भोजन के, मतलब बैलेंस डाइट के. देन वॉशिंग हैंड्स, हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए. एंड कुछ हार्मफुल डाइटरी मिथ्स जो हैं उनके बारे में उनको बताया गया, जो सुपरस्टिशंस एसोसिएटेड हैं, they were dispelled through this counseling program. So progress देखी गई. Targeted children, they are also being monitored also. तो monitoring भी important role play करती है. Then local leaders का रोल आ गया. सरपंचेस, पंचायत सचिव्स एंड जो रिलीजियस हेड्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इन दीज काउंसलिंग सेशंस. एंड डोर टू डोर विजिट्स की गई जो अगेन टारगेटेड चिल्ड्रन थे टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस. तो इस तरीके से इसको ग्राउंड लेवल पे, माइक्रो लेवल पे कैरी आउट किया गया. तो यहाँ पे वी आर सीइंग द डेटा, क्या रिजल्ट्स आए अब इस प्रोग्राम के. तो रिजल्ट ऑफ द सिंपल मंत्रा ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलिंग along with the regular monitoring and evaluation, हमें ये देखने को मिला कि 53.77% जो भी टारगेटेड चिल्ड्रन थे, they were brought out of malnutrition by this अभियान in a span of just 9 months. So can say more than 50% success rate रहा in just 9 months. So that is amazing. So इस मतलब अप्रोच को जब हम न्यूट्रिशन काउंसलिंग की बात करते हैं तो अगेन इसको हम पैन इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट इन योर आंसर्स एज वेल. तो इंडिया में जब हम अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट की बात करते हैं तो अगेन क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसको समझते हैं. सो क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट इट हैज द पोटेंशियल टू मेक और ब्रेक एनी गवर्नमेंट. सो जब हम बात करते हैं इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली टैकल इट, कैसे टैकल कर सकते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट टू पहले अंडरस्टैंड करना कि हम इसको बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे इसको मेजर किया जाता है इन इंडिया. सो जॉब मार्केट को यहाँ पे यू कैन सी द डेटा इज देयर. अब जब हम बात करते हैं एनालाइजिंग द जॉब मार्केट, सो इन इंडिया द वर्किंग स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल यूजुअली क्लासिफाइड अंडर 2 मेजर्स. एक तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस है और एक है सब्सिडरी स्टेटस एंड करंट वीकली स्टेटस. सो 2 ग्राफ्स नीचे जो हमें ड्रॉ करके दिखाए गए हैं वो यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स टू गेट अस अ बेटर पिक्चर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी जहाँ पे लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर एग्जिस्ट करता है. तो फर्स्टली यूएससी की जो यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस है
का डेटा है, एंड द करंट वीकली स्टेटस, रूरल अर्बन का भी सेग्रीगेटेड डेटा है, एंड देन एग्रीगेट लेवल पे भी बात की गई है। तो वी आर हैविंग इट फ्रॉम 2017-18। तो आप बात करोगे अगर यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस की, तो एग्रीगेट लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो यू कैन सी कि एक ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। एंड जब हम करंट वीकली स्टेटस की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। ना अर्बन एरियाज में हम करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्वार्टरली बेसिस पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स यहाँ पे प्लॉट किए गए हैं, यू कैन सी अप्रैल टू जून 2020 में कितना ज्यादा ये इंक्रीज हो गया। एंड इससे पहले के अगर सारे फिगर्स देखेंगे तो एवरेज अराउंड सेम लेवल पे चल रहा था, बट कोविड-19 के बाद यू कैन सी फ्लक्चुएशंस भी इंक्रीज हो गई हैं। एंड ओवरऑल भी अगर हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज में करंट वीकली स्टेटस पे इंक्रीज हुआ है। ऑफ लेट वी आर सीइंग कि डिक्लाइन होने लग गया है, बट अगेन ट्रेंड इज आल्सो वॉलेटाइल। तो ऐसा यूनिफॉर्म ट्रेंड हमें नहीं देखने को मिला है। तो डिफाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सो अगेन बेसिक डेफिनेशन जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो डिफाइन करता है अनएम्प्लॉयमेंट एज बीइंग आउट ऑफ जॉब, बीइंग अवेलेबल टू टेक अ जॉब एंड एक्टिवली यू आर एंगेज्ड इन सर्चिंग फॉर वर्क। मतलब आप अवेलेबल हो, आप जॉब के लिए सर्च भी कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क एट द करंट मार्केट वेज रेट। सो इंडिविजुअल हु हैज लॉस्ट द वर्क बट द पर्सन इज नॉट लुकिंग फॉर अनदर जॉब, तो उस इंसान को हम अनएम्प्लॉयड कंसिडर नहीं करते अगर आप जॉब के लिए सर्च नहीं कर रहे हो। तो लेबर फोर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड द अनएम्प्लॉयड पीपल। अनएम्प्लॉयड में बेसिकली जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूएस डेटा है एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो का। अगेन हमारे लिए इंडिया का डेटा ज्यादा मैटर करता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कैसे मेजर करते हैं स्पेसिफिकली, तो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेटली है जब हम बात करते हैं अगेन द चैलेंज ऑफ पॉपुलेशन आल्सो। एंड यहाँ पे अगेन डेटा अवेलेबिलिटी भी एक इशू है। तो अकॉर्डिंग टू 2009-10 सर्वे जो किया गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, 33% रूरल वुमेन एंड 27% अर्बन वुमेन aged 15 above who were engaged in the domestic work, they have reported willingness to work if it were made available within the premises of the households. So यहाँ willingness of work की बात की जा रही है। This represent की जो 18.8% of the rural female population है above 15 years of age, उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है रूरल वुमेन का इट वाज एट 26.5%। तो ये काफी लो है। यहाँ पे अगेन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस measuring unemployment in India, it is difficult because information nature जो है सॉरी इनफॉर्मल नेचर जो है जॉब्स का इंडिया में, वहाँ पे हम अगेन जो डेटा की एक प्रॉब्लम रहती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा अनदर प्रॉब्लम। अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज जो इंडिविजुअल्स है दे डू नॉट होल्ड वन जॉब ईयर राउंड। तो अगेन स्विचिंग ऑफ जॉब्स भी है, उसमें भी अगेन उस चीज को रिकॉर्ड करना, एक प्रॉपर डेटा मेंटेन करना, दैट टू पीरियोडिक लेवल्स पे, दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज। सो एनएसएसओ दो मेजर्स अडॉप्ट करता है जिसमें अगेन वर्किंग स्टेटस को जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इंडिया के केस में, तो एक तो यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस। सो जो इंडिविजुअल का प्रिंसिपल स्टेटस है वेदर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड या आउट ऑफ लेबर फोर्स है, वो अगेन इट इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी इन विच दे स्पेंड रिलेटिवली लॉन्ग टाइम पीरियड। So a person who is not a worker according to the principal status would still be counted as employed according to this usual principal status if they were engaged in some economic activity in a subsidiary role for a period not less than 30 days. सो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सो अकॉर्डिंगली इनकी डेफिनेशंस हैं एंड कुछ क्राइटेरियाज जो आपको मीट करने पड़ते हैं। एंड कोई ऐसा इंडिविजुअल इफ ही और शी इज अनएम्प्लॉयड फॉर 5 months and working for 7 months in the previous year would be considered a worker according to the principal status. बट अगर हम बात करें कि the person is unemployed for 9 months but working for 3 months would be counted as employed as per the usual principal and subsidiary status. तो ये अगेन डिफरेंस है दोनों के बीच में।
एंड जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स दे हैव एक्सेस टू द फैमिली फार्म्स एंड सम फॉर्म ऑफ कैजुअल अग्रेरियन वर्क किया जाता है, सो देयर इज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सम काइंड ऑफ वर्क जब हम बात करते हैं कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। सो जो अगेन डेफिनेशंस हैं कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, बट they were largely designed to capture extent of informal economy इंडिया में कितना है। सो हमारे पास जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है वो भी इंडिविजुअल्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी इन द डे प्रिसीडिंग द इंटरव्यू। सो दे therefore estimate कि हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बट लोअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एग्जिस्ट करते हैं। So this is because again informal economy ही main reason है इसके पीछे, and lower chance of individual having work on any given day as compared to longer periods of a week or a year. So we cannot say कि which of the above frameworks कौन सा सही है कौन सा गलत है, and again हर एक केस में कुछ unavoidable trade-offs exist जरूर करेंगे। तो बेसिकली रेफरेंस पीरियड कौन सा अडॉप्ट किया जाना चाहिए कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है, वन गेट्स हायर रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड लोअर ऑफ एम्प्लॉयड वाइस वर्सा। सो ये जो डिलेमा है इट इज नॉट इन द डेवलप्ड नेशंस जहाँ पे वर्क इज लार्जली रेगुलर ओवर द ईयर, तो ये मेजरली इट इज बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। देन लॉकडाउन इफेक्ट की बात करें 2020 मार्च से, so it was profound disruption to the Indian economy, but again ये reflected ये हमें नहीं देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया जाता है उनके डेटा के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स रिकॉर्ड किए गए। एंड बट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स थे मेजर्ड बाय द दिस यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एंड द करंट वीकली स्टेटस स्टैंडर्ड्स वो फॉल हुए 2019-20 में एंड 2020-21 के टाइम पीरियड में भी। डेफिनेटली, और अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकली भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है। सो वी आर सीइंग जनरल इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर, सो अगेन ये टॉपिक थोड़ा न्यूज में रहेगा एंड डेफिनेटली इसके अराउंड स्कीम्स भी अनाउंस की जाएगी। सो हमारे लिए जब हम बात करते हैं अगेन कि कौन सा मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट है वो थोड़ा आप उसको क्लैरिटी से सोच सकते हैं। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में क्या ट्रेंड है लास्ट 5 इयर्स का, दैट यू नीड टू नो। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट ले चुकी है एंड और क्या किया जाना चाहिए। So taking G20 to the last mile, leaving no one behind. So वसुदेव कुटुंबकम हमारा मोटो है। These two words they capture deep philosophy जिसका मतलब है the world is one family, and this is an all-embracing outlook which encourages us to progress as one universal family transcending borders, languages, and ideologies. So again, President he has called for human-centric progress instead of just thinking about GDP-centric growth. So अगेन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, डिफरेंट चैलेंजेस इमर्ज हो गए हैं। तो तीन मेन चैलेंजेस हमें देखने को मिले हैं। फर्स्ट वी आर सीइंग ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट अ शिफ्ट अवे फ्रॉम द जीडीपी सेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड टू ह्यूमन सेंट्रिक व्यू दैट इज नीडेड। सेकेंड इज वर्ल्ड इज ऑल्सो रिकग्नाइजिंग कि रेजिलेंस और रिलायबिलिटी ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। थिर्डली इज कलेक्टिव कॉल फॉर बूस्टिंग multilateralism through reforms of global institutions। तो ये तीन मेन एरियाज में वी कैन से हमारा फोकस ज्यादा शिफ्ट हुआ है ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक इम्पोर्टेंट डिमेंशन हो गया
अगेन इसमें इंडिया का इम्पोर्टेंट रोल। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन वी टॉक अबाउट एसडीजी गोल्स, उसमें इंडिया की प्रोग्रेस दैट इज इम्पोर्टेंट। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2000। हम अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में लॉन्च किया गया। एंड जब हम बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की, तो अगेन इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट द वर्ल्ड टू इनेबल एनर्जी ट्रांजिशंस इन ट्यून विद द बेनिफिट्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी फर्स्टली होना इंपॉर्टेंट, एंड अगेन आपके आंसर्स में सारे टर्म्स दिखने चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, देन biofuel lines, ISA, SDG goals, GDP centric view of the world, and हम बात करते हैं voice of the global south, multilateralism, resilience and reliability of the global supply chains, the democratizing climate action. Again, that is also the best way to impart momentum to the movement. Democratizing climate action. तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया लाइफ का, स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप योगा की बात करोगे, which has become a global mass movement for the wellness and lifestyle decisions again। कैसे आप ले सकते हैं, क्या इसके भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। आप मिलेट्स की बात करोगे, या उसको बोलते हैं श्री अन्ना, दैट कैन आल्सो हेल्प अस इन बूस्टिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। Apart from this, technology is transformative, but again टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूसिव बनाना इम्पोर्टेंट है। सो जो बेनिफिट्स हमें देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, उनको सोशली एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, जब हम स्पेसिफिकली इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस बात करेंगे अगेन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे अगेन जो इनइक्वालिटी है, या आप बात कर सकते हो द रोल इन इंक्लूसिव ग्रोथ, वो कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। एंड इंडियन इकोनॉमी की अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो यस, दैट इज ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। फास्ट, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज। सो हमारा again are simple, scalable, sustainable solutions that have empowered the vulnerable and marginalized to lead our development story. So चाहे आप स्पेस सेक्टर की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन वुमेन, दे हैव टेकन द लीड इन वेरियस सेक्टर्स। तो किसी भी सेक्टर की बात करो, इंडिया आज के टाइम में सबसे आगे है। And overall बात करें तो India is called the mother of democracy. So we have a model of diversity. We opened the doors of this experience to the world. Then again, अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो CDSCO, they have issued an alert when we see कि एक फार्मा फर्म में रिकॉल किया है देयर एंटासिड सिरप। सो क्वालिटी अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट ऑन किया है, क्योंकि पास में ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए जहां क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किए टू डिफरेंट कंट्रीज, दे वर क्वेश्चन। उसकी वजह से अगेन वी सॉ कि that have taken lives of many people and children as well. तो फार्मा सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो फर्स्टली प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ ड्रग्स सबसे इम्पोर्टेंट इशू है आज के टाइम में। जब हम जेनेरिक मेडिसिन की बात करते हैं, तो अगेन हाउ इंडिया इट हैज बिकम अ हब फॉर द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसेंटली एक ऑर्डर भी आया था कि अगेन डॉक्टर्स के लिए मैंडेटरी होगा कि दे वुड ओनली प्रिस्क्राइब द जेनेरिक ड्रग्स, बट उसको बाद में रिकॉल कर लिया गया। एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग, अगेन यहाँ पे जो ड्रग्स रेगुलेटर है उसका और कैसे हम रोल इफेक्टिव कर सकते हैं। जब हम CDSO की बात करते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये थोड़ा हम सोच सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुआ, ये हमने कल देख लिया था रिगार्डिंग इंडिया एंड भारत।
So B.R. Ambedkar sir, he said, जब डिबेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि इंडिया हैज बीन नोन एज इंडिया थ्रू आउट हिस्ट्री एंड थ्रू आउट ऑल दीज पास्ट years as well. So the name of the country is India as a member of the United Nations. All agreements have been signed under the name. So even using the name Bharat, that is not also constitutionally wrong नहीं है. तो आर्टिकल 1 की हमने आज बात करी. आसियान मीट में अगेन चाइना का कहना ये है कि न्यू कोल्ड वॉर को अवॉइड करना इम्पोर्टेंट है. So even China is trying to do the same. So to keep the differences under control, what is essential now is to oppose the picking sides, to oppose the bloc confrontation, and at the same time oppose a new cold war. So US और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हो, ट्रेड वॉर चल रहा है जो कहीं ना कहीं अगेन इट इज ऑल्सो form of cold war which is going on between them. So कोशिश की जा रही है कि चीजें सॉल्व की जाए. सो G20 में अगेन जब हम इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं तो एक तो क्रिप्टो रेगुलेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी और प्रमोट कैसे कर सकते हैं. तो बिल्डिंग कंसेंसस अराउंड दीज टू एरियाज. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, एंड ग्लोबल डेट जो है वो आज के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसके अराउंड भी वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग बिग. सो आरबीआई गवर्नर का फाइनेंशियल टेक कंपनीज जो है उनको ये कहना है कि आपको गवर्नेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन अडॉप्ट करना इम्पोर्टेंट है. तो अगेन गुड गवर्नेंस, क्वालिटी गवर्नेंस भी इम्पोर्टेंट है एट द सेम टाइम. सो 3 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं: कस्टमर सेंट्रिसिटी, गवर्नेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन, so as to ensure the long term success. So self regulatory organization बनाई जानी चाहिए by these fintech firms within a year for better regulation of the sector. So again self regulation या अब regulation की सिर्फ बात करोगे fintech sector में specifically, तो जो again cyber threats exist करते हैं, कुछ security related issues भी exist कर रहे हैं, या we can say कि again illegal loan apps जो circulate कर रहे हैं economy में, unethical business conduct है, levying of exorbitant interest rates या harsh recovery practices. तो ये सारी चीजें उनको चेक में रखना इम्पोर्टेंट है. वी नीड टू स्टॉप देम. सो इसलिए रेगुलेशन ऑफ फिनटेक्स बिकम इम्पोर्टेंट. तो क्रिप्टो रेगुलेशन अगेन G20 समिट, थोड़ी यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है अराउंड क्रिप्टो रेगुलेशन, क्योंकि अगेन यहाँ पे भी हम यही बात करें कि कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए जब हम बात करते हैं क्रिप्टो रेगुलेशंस की. तो पीएम मित्रा स्कीम, इसके बारे में आपको जनरल पता होना चाहिए. अबाउट व्हाट, कौन सा सेक्टर टारगेट किया जा रहा है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं. So even sugar prices we are seeing they are at 6-year high. तो food inflation बहुत अभी हमारे लिए challenging है. So G20 aims to triple the renewables capacity and caveat to the fossil fuels. So group of 20 nations aim would be to triple the renewable energy capacity 2030 तक, and facing easing concerns from Russia, Saudi Arabia that had previously stalled a deal. जब हम बात करते हैं again
ऑफर टू सपोर्ट दी टेक्नोलॉजी जो सस्टेन कर सकता है यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेंबर्स दे विल मेक अ कमिटमेंट टू परस्यू एंड एनकरेज एफर्ट्स टू मीट द टारगेट। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी लेके आना विच वुड बी अगेन ट्रैपिंग द कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है बाय द फ्यूल्स। एंड गोल ये होगा कि जितना ज्यादा हम क्लाइमेट चेंज को लिमिट कर सके उतना उसको कर पाए। ये अगस्त में जो रिटेल इन्फ्लेशन था दैट वाज सीन एट 7%। तो जो अपर टॉलरेंस बैंड है वो 6% का है। तो अगेन एन एग्जैक्ट टारगेट लेवल 4% है। तो रिटेल इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड एंड फ्यूड इन्फ्लेशन भी कॉम्पोनेंट है। तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना बाय द फिनटेक्स इज इम्पोर्टेंट, ये हम देख चुके हैं। एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है एंड गवर्नेंस। देन सोशल मीडिया पे अगर आप बात करें तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो स्पेसिफिकली कोविड-19 के बाद वी हैव सीन इवन जो ट्रेडर्स हैं पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द स्टॉक मार्केट उनका नंबर मैसिवली इंक्रीज हुआ है। तो विद दैट वी हैव आल्सो सीन द नंबर ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आल्सो गोइंग अप ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगेन दे शेयर देयर व्यू अबाउट द मार्केट। एंड ऑब्वियसली उसके ऊपर लोगों की जो डिसीजंस है फाइनेंशियल डिसीजंस स्पेसिफिकली पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे भी रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेशल सेशन के अराउंड हम देख चुके हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, स्पेशल सेशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं। तो हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए जो पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो हम देख चुके हैं। अदरवाइज पॉलिटिकली हमें इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। देन नटराज कल्चर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कल्चरली अगेन इसकी हिस्ट्री। तो भारत मंडपम में स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है जो G20 समिट का वेन्यू भी है। तो रेडी टू ग्रो रूट्स यहाँ पे वी आर सीइंग कि 17 कंट्रीज से सैपलिंग्स दे आर वेटिंग टू बी प्लांटेड। तो यहाँ पे यू कैन सी नेम ऑफ द सेलेक्टेड स्पीशीज भी मेंशन्ड है। प्लांट्स जो इंपोर्ट किए गए हैं फॉर द G20 समिट। सो यहाँ पे अगेन ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए।
तो G20 के अराउंड जो डिफरेंट एरियाज रहे, एंड अगेन इंडिया का कहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो इट्स अ रिपीट. अगेन G20 इम्पोर्टेंट है, सो उसके अराउंड ज्यादा आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि समिट इज ऑल्सो क्लोज. तो ये बाकी सारे टॉपिक्स तो हम कवर कर चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग देम अप अगेन. एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि नहीं. सो ड्राइएस्ट ऑगस्ट मंथ एंड फॉलिंग रिजर्वॉयर्स. सो अगेन वाटर स्ट्रेस, उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं अब आने वाले टाइम में जब हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन की. तो यू कैन से कि वाटर कंजर्वेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है. जब हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वाटर कंजर्वेशन की या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वाटर मैनेजमेंट भी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. सो दोनों चीजें दे नीड टू गो इन टैंडम, वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट. सो इंडिया में देर आर 150 लार्ज रिजर्वॉयर्स जो क्रूशल सोर्स ऑफ वाटर है हमारे लिए फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, नॉट जस्ट फॉर द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री बट इवन पावर जनरेशन के लिए भी. तो यू कैन बेसिकली अब आपको इतना ब्रॉडली सोचना है कि जब आप वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हो या वाटर स्ट्रेस की बात कर रहे हो, तो इवन नॉट जस्ट फॉर योर डेली नीड्स के लिए, बट अगेन आपको कनेक्ट करना है इसको विद द बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज को भी. इट इज रिक्वायर्ड एज अ रॉ मटेरियल. तो इवन इन्वेस्टमेंट्स पे या बिजनेस इंडस्ट्रीज पे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है वाटर स्ट्रेस, पावर जनरेशन पे, पावर जनरेशन देन आगे कैसे हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक. So that's there. And apart from this, तो रिसेंटली वी सॉ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर में डायरेक्ट किया द मेंबर्स ऑफ फेडरेशन द होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू रिप्लेस द टर्म सर्विस चार्ज विद द स्टाफ कंट्रीब्यूशन, एडिंग दैट कि जो अमाउंट चार्ज किया है इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल बिल. जो सर्विस चार्ज लेवी किया जाता है, अगेन उसका नेम चेंज के लिए डायरेक्ट किया गया है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग सर्विस चार्ज आपको स्टाफ कंट्रीब्यूशन लिखना चाहिए, एंड अगेन 10% से ज्यादा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए. सो जो केस है, ऑर्डर वाज पॉज्ड एंड प्लीज जो फाइल किए गए बाय द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड द FHRAI चैलेंजिंग जुलाई 4 गाइडलाइंस जो इशू की गई थी बाय द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. तो गाइडलाइंस का कहना ये था कि जो रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं, they should not automatically add their service charges to the bill or collect it from the customers under any other name. मतलब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सर्विस चार्ज जो है वो हम डिनाई कर सकते हैं पे करना. तो उस चीज को अगेन थोड़ा काउंटर करने के लिए, इनडायरेक्टली वो पैसा लेने के लिए होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ने डिफरेंट तरीके से सर्विस चार्ज लेने के लिए उसको कहीं और अमाउंट को एडजस्ट कर देना. तो ये प्रैक्टिसेस यूज करनी स्टार्ट कर दी. तो दिस वाज द केस अबाउट, एंड उसमें से यही वर्डिक्ट निकल के आया जो अभी हमने बात करी कि इसको देखना चाहिए एज अ स्टाफ कंट्रीब्यूशन. तो टर्मिनोलॉजी चेंज किया गया है एंड गाइडलाइंस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कैसे अब इनको चेंज किया गया. तो यू कैन सी go through them just in a quick manner. So that's all for the day. Thank you so much for joining us, and do subscribe to the channel. Stay tuned for more videos.